नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में। और ये जो चैप्टर है इसे आसान तरीके से समझेंगे और इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से सब कुछ आपको समझाऊंगा और फिर डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसके माध्यम से आप नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। जब तक आपको ये मत सोचना है कि मैं पीडीएफ पहले ही डाउनलोड कर लेता हूँ, उसी से नोट डाउन कर लेता हूँ। जब तक आपको इस चैप्टर के बारे में समझ नहीं होगी तब तक आपको पीडीएफ से भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, इस तरीके से शुरू करेंगे, चाहे आपने 11th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अभी तक आपने किताब ली हो या ना ली हो, अभी तक आपने एडमिशन कराया हो या ना कराया हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लास 12th में आने वाले हैं या एडमिशन कराने वाले हैं या करा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला चैप्टर ही अगर समझ में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम का अगर सिलसिला देखें तो पहले चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है और सब कुछ बेसिक से मैं कराने वाला हूँ और इस चैनल पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं, क्या-क्या हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर 2 नाम दिख रहे होंगे, एक विद्युत आवेश है, दूसरा है क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि विद्युत आवेश ये कौन-सी बला है। तो विद्युत आवेश के बारे में समझने के लिए हम लोग बचपन में खूब किया करते थे कि एक पेन लेते थे और उसे बालों में रगड़ते थे अच्छे से, और ये छोटे-छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं ऐसे लेते थे, नहीं तो जब चटाइयों पर बैठते थे स्कूलों में, तो उसमें क्या करते थे, जो नीचे डस्ट होती थी, उसको आकर्षित कराते थे पेन की ओर। जैसे मैं रगड़ रहा हूँ, इसको अच्छे से रगड़ लेता हूँ बालों में, फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये आकर्षित होंगे या नहीं होंगे। फिर समझेंगे कि आवेश यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुआ है, क्या आवेश है इसमें, कौन-सा गुण इसमें है, ये सब कुछ हम अभी समझेंगे। तो थोड़ा-सा मैं इसको अच्छे से रगड़ लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़े। अब मैं इनको, इस पेन को इसके पास लाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आकर्षित हुए हैं, लेकिन कुछ समय तक ही ये आकर्षित हुए। ऐसा नहीं है कि हर वक़्त अब ये चार्ज हो गया है तो हर वक़्त ये आकर्षित होते रहेंगे, कभी भी लगाएँगे। तो ये गुण इसमें कुछ आया है। यानी जब भी हमने ये जो पेन था इसको बालों में रगड़ा, तो बालों में रगड़ने से इसमें कुछ तो चेंज हुआ। यानी अगर हम नॉर्मली ऐसे देखें, जब अभी पेन नॉर्मल है, क्या आकर्षित होंगे? नहीं हो रहे। अगर और जब इनको बालों में रगड़ा तो इसमें कुछ त ना कुछ तो गुण आया, जिसकी वजह से ये जो कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े थे, ये पेन की ओर आकर्षित हुए। ये जो गुण आया है, इसी गुण को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। जब भी जाड़े में आप स्वेटर निकालते होंगे, जब स्वेटर वगैरह या कपड़े निकालते होंगे, जो पहन के रखते हैं, तो उसमें एक चट-चट की आवाज़ आती है, और जो रोएँ होते हैं, रोंगटे होते हैं, वो भी एकदम बिल्कुल सीधे स्वेटर की ओर ही आकर्षित होने लगते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश क्या है? अगर आवेश की परिभाषा की बात करेंगे, पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर आपको समझना है, जो मैं बताऊँगा वही नोट डाउन करना है, बाकी सब मैं पीडीएफ से प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए, जो बड़ी-बड़ी डेरिवेशंस हैं जैसे चैप्टर्स की, उनमें जो फ़ॉर्मूला हैं उनको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उसमें सिंबल्स वगैरह होते हैं, बटे का साइन नहीं लग पाता है, तो ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए मैं जो भी नोट करने के लिए बोलूँ वही नोट डाउन करेंगे, बाकी आप नोट डाउन नहीं करेंगे, थ्योरी सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाए। तो आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश क्या होता है, आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, लिखते हुए चलना है। विद लिखते हुए का बात मतलब यही है कि आपको पीडीएफ से लिखते हुए चलना है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, ऐसा नहीं है हर पदार्थ के लिए ये लागू होता है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वह गुण यानी अभी जो हमने किया वो एक गुण था, गुण होता है जिसके कारण पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या उसका अनुभव करता है, अनुभव करता है अनुभव करता है। देखिए, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपका दिमाग नोट डाउन करने पर रहता है, जो मैं समझाता हूँ उस पर नहीं आता है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि जो थ्योरी है वो तो आपको पीडीएफ से मिल ही जाएगी, और यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, जब समझ लेंगे एक बार अच्छे से, फिर जब आप पीडीएफ से नोट डाउन खुद से करेंगे तो वहाँ पर आप फिर पढ़ेंगे उसको, तभी तो नोट डाउन करेंगे। तो यानी एक बार आप पढ़ लिए तो नोट डाउन करने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और 2 बार में अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ से लिखें। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वो पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। अब इससे रिलेटेड थोड़े से तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि जो विद्युत आवेश है इसे दर्शाते किससे हैं?
भाई चैप्टर में कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा, तो दर्शाने के लिए क्या हम ऐसे बार बार लिखेंगे विद्युत आवेश, शॉर्टकट में कुछ संकेत देंगे आवेश के लिए। तो आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, से दर्शाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर बात करें, अब विद्युत आवेश है, गुण है, इसका कोई ना कोई मात्रक होगा, यानी किसी वस्तु पर उत्पन्न हुआ तो हम कैसे दर्शाएंगे कि कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो इसका कोई ना कोई मात्रक होगा। तो मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है कूलाम। इसका मात्रक कूलाम है और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे 5 कूलाम का आवेश है, तो हम लिख दिए 5 सी, कैपिटल सी। बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा मैक्सिमम आप कोशिश करें कि छोटा ना ही बनाएं। तो 5 कूलाम का इस पर क्या है, आवेश है। तो मात्रक आवेश हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला है, जरा उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि Q बराबर आई टी, आई इंटू टी। क्यों क्या है, अभी हमने देखा कि आवेश को Q से दर्शाते हैं, यानी आवेश बराबर आई। आई आपको पता होगा धारा है, नहीं पता है तो अभी पता हो जाएगा। आई क्या है, धारा है। टी क्या है, समय। टी क्या है, समय। अब ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से हमें निकालनी है विमा। विमा क्या होती है, विमा का मतलब होता है डायमेंशन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं। अब विमा इसकी क्या होगी, देखिए क्यों बराबर आई है। आई की विमा क्या होती है, आई की विमा होती है ए, यानी एम्पियर, माप तो एम्पियर में है, और इसे विमा, इसकी विमा भी ए होती है। टी की विमा टी ही रहती है। और जब भी हम विमा लिखते हैं तो उसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये विमा किसकी हो गई, ये आवेश की विमा हो गई। विमाएं, सूत्र और उसको संकेत और मात्रक, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या है, इसे उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, और इसके इसके उत्पन्न होने के कारण क्या गुण उत्पन्न होते हैं। एक गुण उत्पन्न होता है विद्युत गुण, ठीक है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, यानी ये 2 गुण उत्पन्न होते हैं जिस पर आवेश होगा। उसमें या तो विद्युत प्रभाव होगा या तो चुंबकीय प्रभाव। जैसे हमने देखा पेन को जब रगड़े तो उसमें क्या आ गया, एक आकर्षण। आकर्षण किसमें होता है, चुंबक में, यानी चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न हो गया। और हम जानते हैं विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय प्रभाव है वो भी चारों ओर उसके उत्पन्न हो जाता है। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं, और ये तथ्य भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कि ये इसके प्रकार कितने हैं। आवेश की बात कर ली, आवेश क्या है। अब आवेश के प्रकारों के बारे में देखते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे करके सभी टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यूपी बोर्ड जो 2027 है उसकी आपको बिल्कुल फ्री में अच्छे से अच्छे तैयारी करा दी जाएगी। और बीच में अभी मैं चलिए बता देता हूँ थोड़ा कि इस चैनल से आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, हिंदी और इंग्लिश, इनको तो आप मतलब ये सोचिए कि इनके जितने भी टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ आपको, और जो नोट डाउन कराने वाले हैं वो तो मैं वीडियो के जरिए बताता ही रहता हूँ, नोट डाउन कराता रहता हूँ, यानी इनकी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी, संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में। साथ में आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको अभी मैंने अपडेट किया है, इसमें एक वेबसाइट बनाई है मॉक टेस्ट के लिए, कि आप वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो बहुत मात्रा में हमें तैयार करने पड़ते हैं, और जब हम उसका टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट देने का अलग ही मज़ा भी होता है, और समझ में भी आता है, और थोड़ा प्रेशर भी रहता है जब टाइम उसमें होता है कितने टाइम में ही आपको करना है। तो प्रेशर होता है तो हम दिमाग जल्दी लगाते हैं, और थोड़ा मेंटेलिटी हमारी डेवलप होती है। तो हम एक मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट बनाए हैं जिस पर आप बिल्कुल फ्री में मंथली का, यानी आप कभी भी जाकर टेस्ट दे सकते हैं, और हर मंथ उस पर क्वेश्चन अपडेट किए जाएंगे, यानी हर महीने 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, हर महीने क्वेश्चन भी चेंज होते रहेंगे, और जो क्वेश्चन उसमें रहेंगे उस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप वहाँ क्वेश्चन दें, यानी टेस्ट देने के बाद स्कोर भी आप वहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने कौन सा सवाल गलत किया, क्या उसमें सही करना था। आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरे कितने % सही हो रहे हैं, सब कुछ उसमें दिख जाएगा आपको। और फिर जो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो पीडीएफ आपको प्रिंट आउट करा लेनी है। प्रिंट आउट इसलिए करा लेनी है क्योंकि पीडीएफ जो प्रिंट आउट आप कराएंगे उससे आपको रिवीजन कर लेना है, यानी जितने आपने टेस्ट दिए हैं फिर आपको टेस्ट देना है। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा कर उसी में से कुछ आएंगे, तो आपको इस तरीके से टेस्ट देंगे, और जो पीडीएफ रहेगी उसका रिवीजन करेंगे तो एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ टॉपिकों की, यानी जो थ्योरी है न्यूमेरिकल के बाद वो तो वीडियो पे मैं करा दूंगा, थ्योरी है, नियम्स हैं, उनकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो उनको आपको उनसे नोट डाउन कर लेना है या प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट कराने लायक हैं तो प्रिंट आउट करा लीजिए, नहीं तो आप नोट डाउन करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, तो आप उनसे अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। यानी संपूर्ण तैयारी, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अगर इससे जुड़े रहते हैं
तो ये मैंने पिछली बार भी किया था, आप देख सकते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक, जो मेरा यूट्यूब चैनल टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने जुलाई अगस्त में ही संपूर्ण पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए ठीक टेलीग्राम में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है एग्जाम को 10 दिन बचे हमें पीडीएफ दे रहा हूँ तो आपको दिक्कत होगा, मैं समझ रहा हूँ, अभी टाइम बहुत है, इसलिए मैं 4-5 महीने पहले ही सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है, फिर मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समय मिले और अच्छे से आप रिवीजन कर सकें, अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यानी इस चैनल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ आपका फ्री में तैयार होने वाला है। चाहे आपका टेस्ट हो, मॉक टेस्ट भी और गेस पेपर भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं, घर पे बैठ के टाइम लगा सकते हैं और 2 घंटे 3 घंटे जो भी सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पता लगा सकते हैं कि मैं कितने तक सही कर पा रहा हूँ, कितना मेरा जो है कितने नंबर आ सकते हैं। तो मैं टारगेट यही रख रहा हूँ कि अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं और अच्छे से जो मैं करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से रिवीजन करते चलते हैं, तो आप 95 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं कि विद्युत आवेश आखिर इसके प्रकार कौन कौन से हैं और प्रकार को किसने दिया था। चलिए बात करते हैं आवेश के प्रकार की। तो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि आवेश जो होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो अब जो 2 प्रकार हैं उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आवेश के बारे में सब कुछ क्लियर हो सके। तो एक होता है धन आवेश, या उसे धनावेश भी बोल सकते हैं। धन आवेश, इंग्लिश में इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव। तो आवेश एक कौन सा होता है? धन आवेश, हिंदी में धन आवेश, इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव का शॉर्टकट बनाकर। और एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश या ऋण आवेश। तो इसको हम अगर बात करें तो इसे बोलते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो एक हो गया पॉजिटिव और एक क्या हो गया? निगेटिव। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि अभी जैसे हमने उत्पन्न किया था, जब आवेश को बालू से पेन को जब रगड़ा था तो उसमें कुछ गुण आया, यानी आवेश उत्पन्न हुआ। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो पेन को जब रगड़ा तो कैसे हम पता करें कि इस जो पेन था उस पे धन आवेश था या ऋण आवेश था। तो ये पता लगाने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा इनके प्रकार जो हैं उनके बारे में अच्छे से समझना होगा। तो धन आवेश, जैसे 2 वस्तुएं ये हैं, इनको आपस में रगड़े, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? इसमें 1 2 3 है। अब इनको जब आपस में रगड़े तो हुआ क्या कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, अभी 3 है और 2 यहाँ से चले जाएंगे। जब 2 यहाँ से चले गए तो यहाँ कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से आवेश यहाँ चले गए तो इसमें आवेश की क्या हो गई? इसमें क्या हो गई? आवेश बता रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इसमें चले गए। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। यहाँ पर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे जगह जाएंगे, निकल के कहीं भी जाएं, तो उस वस्तु पे धन आवेश होगा, यानी इस वस्तु पर क्या है? धन आवेश आ जाएगा। और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये धन आवेश कब उत्पन्न होगा, ऋण आवेश कब उत्पन्न होगा, ये समझ में आ गया होगा कि भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर धन आवेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें ऋण आवेश होगा। अब ये समझ में आ गया इसके प्रकार की, जैसे हमने बालों से पेन को रगड़ा था, तो अगर पेन में जो इलेक्ट्रॉन थे, हर वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और उसमें एक नियत इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। तो जैसे मान के चलो ये मार्कर में बालों में रगड़ रहा हूँ, तो बालों में जो कुछ इलेक्ट्रॉन थे, सर के इलेक्ट्रॉन, अगर सर के इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए मार्कर में, तो मेरा सर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और फिर अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें के इलेक्ट्रॉन निकल कर मेरे बालों में चले गए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और मेरे बालों पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो मेरे बालों पे ज़्यादा हो जाएंगे, यानी पहले तो नियत होंगे कुछ निश्चित मात्रा में, इसमें से निकल के गए तो ज़्यादा हो गए, यानी तो मेरे बालों में क्या हो जाएगा? एक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रकार भी आपको समझ में आ गए होंगे। जो इनकी परिभाषाएं हैं वो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, बहुत से बच्चे काट कूट के देखते रहते हैं, थोड़ा सा कट किया, थोड़ा सा कट किया, उन्हें समझ में नहीं आता है कि लिखा तो कुछ है नहीं, खाली ऐसे गा दिए।
समझा दिए। तो नोट डाउन करने के लिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश को समझेंगे तो हमें जो आवेश के मूलभूत गुण हैं उनके बारे में अच्छी खासी समझ हो जाएगी। और मूलभूत गुण इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एमसीक्यू हो, 1-2 नंबर के अतिलघु उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, या आप ये समझ सकते हैं 3-4 अंक का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलिए समझते हैं सजातीय आवेश, फिर उसके बाद समझेंगे मूलभूत गुण आवेश के। आवेश जब भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे डायग्राम में देखने को मिल गया, न्यूमेरिकल्स में देखने को मिल गया, तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि इसके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा। इसलिए हमें सजातीय और विजातीय आवेशों को अच्छे से समझना है। तो आवेश दो तरीके से हमें मिलेगा न्यूमेरिकल्स में या थ्योरीज में, कि एक सजातीय आवेश आएगा, सजातीय आवेश, और एक होगा विजातीय आवेश। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा विजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश क्या है, विजातीय आवेश क्या है, इसके बारे में समझते हैं, फिर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो मूलभूत गुण है आवेश के, उसके बारे में समझेंगे। सजातीय आवेश की बात करें, जैसे हमने एक डायग्राम बनाया कि एक यहाँ पर आवेश है कि भाई एक क्यों आवेश है, ये प्लस का है, और यहाँ पर है क्यों आवेश माइनस का। यहाँ पर एक और हम बना लेते हैं भाई, जैसे यहाँ पर एक है प्लस आवेश और यहाँ पर भी एक है प्लस आवेश। फिर एक देख लेते हैं, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि नीचे का जो बोर्ड है वो अक्सर कैमरे से बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक माइनस का है और एक यहाँ पर भी माइनस का है। अच्छे से समझना है, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है आवेश, यहाँ पर निगेटिव आवेश है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। अब इनके मध्य या इनको हम कौन से सजातीय आवेश बोलेंगे या विजातीय आवेश? तो देखिए, सजातीय आवेश का मतलब होता है कि एक जैसे प्लस का है तो वो भी दूसरा वाला भी प्लस का, जैसे ये प्लस का है और जैसे यहाँ पर अगर देखें ये प्लस का है और ये भी प्लस का, तो ये दोनों एक जैसे हैं, या हम ऐसे समझ के चले हैं एक ही मोहल्ले के या एक ही जो जगह के, यानी एक जैसे जो भी आवेश होंगे वो उन्हें हम बोलेंगे सजातीय आवेश। जो भी आवेश एक जैसे होंगे वो क्या होंगे, सजातीय आवेश। तो ये सजातीय आवेश है और ये सजातीय आवेश है, यानी ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, तो ये क्या है, सजातीय आवेश, और ये क्या है, सजातीय आवेश। और यहाँ पर एक प्लस का है और एक यहाँ पर माइनस का है, तो ये अलग अलग है, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, अलग अलग हो गए, तो ये हो जाएंगे विजातीय आवेश। ये कौन से आवेश होंगे, विजातीय, और ये आवेश होंगे सजातीय। तो सजातीय आवेश क्या है, एक जात के, जो एक जात के हैं वही सजातीय, और जो अलग अलग हैं अलग अलग वो विजातीय। तो सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी है, अभी तक जो हमने समझा वो हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। अब जो हम समझेंगे, पूछा जाता है ये भी, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर साल ही पूछा जाता है। अब जो आगे टॉपिक आएंगे वो गारंटी है कि भैया ये तो पूछे ही पूछे जाएंगे, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल ही जाएगा इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन। तो अब चलिए समझते हैं कि इसके आवेश के मूलभूत गुण क्या हैं। अगर हम बात करें आवेश के मूलभूत गुणों की, तो आवेश के कुल 5 मूलभूत जो गुण हैं वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं पांचों का एक अच्छा सा चार्ट बना लेता हूँ, फिर चार्ट के माध्यम से ही समझा दूंगा नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं लिखने लग गया यहाँ पर तो ये वीडियो बहुत लंबी खींच सकती है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे समझा दूंगा। नोट डाउन करने की जिम्मेदारी आपकी है, वो पीडीएफ से आप कर लेंगे। तो सबसे पहले गुण की अगर बात करें तो वो गुण है आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल। तो ये पहला गुण हो गया। और अगर दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण क्या है, दूसरा है आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ये एक इसका मूलभूत गुण है। तीसरे गुण की अगर हम बात करें तो तीसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, ये तीसरा गुण है इसका। और अगर चौथे गुण की बात करें तो चौथा गुण इसका हो जाएगा आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, ये इसका चौथा गुण हो गया। पांचवें गुण की बात करें तो गति का या वेग का, गति का आवेश पर प्रभाव, आवेश पर प्रभाव, गति का आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यदि आवेश रुका हुआ है तो उसमें कितने कूलम आवेश है, और यदि वस्तु जो है
दौड़ रही है, वस्तु रुकी हुई है तो उसमें कितने कूलम आवेश है, और यदि वस्तु दौड़ रही है या चल रही है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा आवेश या ज़्यादा हो, वो यहाँ से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था कि भाई यहाँ पर एक प्लस का है ये आवेश है और एक ये आवेश है, ये दोनों आवेश यहाँ पर हैं, ये प्लस का है ये भी प्लस का है। अब हम एक लेते हैं प्लस का और एक माइनस का, एक माइनस का, और फिर यहाँ पर एक माइनस का और एक प्लस का लेते हैं, माइनस का नहीं दोनों माइनस के ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो समझ में आपको आ रहा होगा कि सजाती आवेश क्या है इसमें और विजातीय आवेश क्या है। सजाती मतलब एक जैसे जो है वो सजाती, जैसे ये प्लस का है ये प्लस का, तो ये दोनों सजाती आवेश है। ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये विजातीय अलग अलग है। और ये माइनस का ये माइनस का, तो ये भी सजाती आवेश है। जब भी सजाती आवेश होंगे तो उनके मध्य जो बल कार्य करेगा, इनके मध्य जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण, जैसे अभी जो हमने किया था, जो बचपन से करते आ रहे हैं कि मार्कर या पेन को बालों में रगड़ा, डस्ट होता था उसको आकर्षित कराते थे, पेन की ओर आकर्षित हो जाता था, चिपक जाता था। तो उनमें दो ही गुण, आवेश के दो ही गुण हैं, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। बल जो कार्य करेगा उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण यानी एक खींचेगा और प्रतिकर्षण यानी दूर ढकेलेगा, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। तो यहाँ पर जब भी एक जैसे आवेश यानी सजाती आवेश होंगे तो इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। और जब भी अलग अलग आवेश होंगे यानी विजातीय आवेश होंगे तो इनके मध्य क्या कार्य करेगा, आकर्षण कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। और जब भी फिर एक जैसे आवेश, जैसे प्लस के थे दोनों, अब यहाँ माइनस के हैं, तब भी यहाँ पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कब आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण। तो याद रखना है, सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इनको जब पास लाएंगे तो ये पास आने की बजाय एक दूसरे को और दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे। और एक प्लस का है और एक माइनस का, जैसे ये प्लस का है ये माइनस का, इनको पास लाएंगे तो ये मतलब इनको पास लाने में हमें कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और ये खुद आकर्षित हो रहे होंगे। तो यानी हम थोड़ा सा इनको पुश करेंगे और ये अपने आप आकर्षित हो जाएंगे एक दूसरे के पास। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक ये बॉय है, ठीक है, बस इसको नेगेटिव मत लेना, बस समझने का आप प्रयास करना। ये ऊपर कैसे चला गया भाई, बाहर निकल गया। और ये एक गर्ल है, बालों से लेना देना नहीं। तो ये एक बॉय है ये एक गर्ल है, और यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये एक बॉय है और ये भी एक बॉय है। तो ये समझिए, आप सोचिए कि इनके मध्य आकर्षण होगा या इनके मध्य आकर्षण होगा। थिंक करना है, नॉर्मली जो हम आसपास देखते हैं, वातावरण में देखते हैं, उस हिसाब से थिंक करना है। ऐसा नहीं बहुत आइडियल सोच रखना है, ऐसा नहीं इसमें आकर्षण होता है इसमें नहीं होता है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। ये इसको देखकर बोलेगा वाह भाई वाह यही तो चाहिए हमें, और ये इसे देखकर बोलेगी यही चाहिए। अब ये नहीं कि भैया इसके तो एक आँख टेढ़ी है और इसको थोड़ा दिक्कत है, भैया इसको तो आला लुलू कुछ समझे में नहीं आता है, तो आकर्षण होगा नहीं। जैसे ये मान के चलो खूब हैंडसम है, बढ़िया अच्छा खासा है, खूब भौकाल काटता है, और ये भी क्या है, खूब टीप टाप करके मेकअप वेकअप करके जाते हैं, तो ये इसको देखकर समझेगा कि भैया यही हमें चाहिए, मिल गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। ये देखेगी कि अरे यही तो हमें चाहिए जो बरसों से ढूंढ रहे थे। तो ये एक दूसरे की और आकर्षित होंगे। और इन दोनों के मध्य भैया इसको इससे क्या लेना देना, लेना देना तब रहेगा या तो दोस्त हो उसका। अब दोस्त भी काम में कब आता है, जब जरूरत उसकी पड़ जाए, पैसे लेने हो या उससे कुछ काम कराना हो, तब तो भैया जाएंगे। नहीं भी ये मानेगा तब भी उसके पैर पकड़ के भैया यार तू ही तो एक हमारा दोस्त है, अब तू ही मुकर जाएगा तो कौन काम करेगा, तो उस तरीके से मना देंगे। लेकिन इनके मध्य इतना आकर्षण नहीं होगा। तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग होगी, एक लड़का एक लड़की, तो उनके मध्य आकर्षण, या लड़का लड़का हो गए तो प्रतिकर्षण, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और या लड़की लड़की होगी तो भी वे एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा आवेशों के मध्य, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि आवेश का संरक्षण नियम जो कहता है वो क्या कहता है। आवेश के संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है, जैसे हमने पढ़ा होगा, आप सभी ने भी पढ़ा होगा, कि जिस तरीके से ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे उसे एक जो ऊर्जा है, जैसे रसायन ऊर्जा है, या आप केमिकल ऊर्जा इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, जैसे हम पेट्रोल, तो पेट्रोल से हम जब उसे जनरेटर में डालते हैं, पेट्रोल उसको चालू करते हैं, तो वो एक क्रिया करके विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, यानी रसायन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो यहाँ पर हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं और ना ही उसे नष्ट कर रहे हैं, बल्कि उसे एक स्थिति यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बदल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश के संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं
और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने पेन को रगड़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो ये क्या आवेश का आदान प्रदान हुआ, यानी इसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, बल्कि इसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। यही आवेश के संरक्षण का नियम है। दो लाइनें हैं, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा और समझा तो मैं रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। तो आवेश के क्वांटीकरण की, या आप ऐसे इंग्लिश में समझेंगे काउंटिंग, आवेश की काउंटिंग। जैसे आप ये समझिए कि ये एक आदमी है, इसकी बाहें तो ठीक है लेकिन एक पुतली रह गई, और एक ये आदमी है। थोड़ी ड्राइंग मेरी अजीब है एक आंखें गायब हो जा रही है, और जैसे एक ये आदमी है, 3 आदमी हैं, तो आप काउंट करें यहाँ पर कितने आदमी हैं। तो यहाँ पर जब भी आप काउंट करेंगे 1 2 3 करेंगे, इन टोटल 3 आदमी हैं। ऐसे तो आप कभी काउंट नहीं करेंगे कि भैया आधा, पौने एक, या ढाई, सवा तीन, पौने दो, डेढ़, इस तरीके से तो आप काउंट नहीं करेंगे। यानी काउंट करेंगे तो पूरा इसे एक मानेंगे, इसे एक मानेंगे, इसे एक मानेंगे, इस तरीके से काउंट करेंगे। ठीक आवेश का क्वांटीकरण भी यही कहता है कि आवेश के क्वांटीकरण में क्या है, आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि आवेश जो है, आवेश निश्चित, यानी एक निश्चित संख्या, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो आवेश क्या होता है, एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। जैसे 1 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा, 3 का गुणज, 4 का गुणज, 5 का गुणज, ऐसा नहीं 1.5 का गुणज, पौने 2 का गुणज, सवा का गुणज, आधा का गुणज। तो इस तरीके से आवेश नहीं होगा। तो आवेश क्या होगा, जब भी आवेश होगा निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है, Q बराबर प्लस माइनस NE, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपसे ये पूछा जाएगा 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या कुछ भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको मैं एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो का मतलब सीरीज चलाऊंगा, उन वीडियो के माध्यम से सभी चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो कराता हुआ चलूंगा। अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी और फॉर्मूले जब क्लियर होंगे तभी न्यूमेरिकल आपसे अच्छे से हो पाएंगे। तो आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, और Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। अब यहाँ पर N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या। और इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 ऐसे करके हो सकता है। यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना तो आधा, 1.5 और ना तो पौने, इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होंगे, 1 हो या 2 हो या 3 हो, 4 हो, इस तरीके से होंगे। यानी पूर्ण गुणज होगा निश्चित न्यूनतम मान संख्या का। और ये ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो। और ये MCQ में पूछा हुआ भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम अभी हमने समझा था, कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, यानी इस पे 1.6 × 10 की पावर 19 कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यही कहता है आवेश का क्वांटीकरण। तो आकर्षण प्रतिकर्षण क्या था, आवेश का संरक्षण क्या था, आवेश का क्वांटीकरण क्या था, इसको हमने समझ लिया। क्वांटीकरण को आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी भूल जाएं, कि क्वांटीकरण यानी काउंटिंग हम आधा 1.5 करके करते नहीं हैं। जब भी करेंगे निश्चित एक संख्या लेंगे, 1 या 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। उसी तरीके से आवेश को भी हम काउंट करते हैं। अब जैसे आवेश की योज्यता का नियम जो है वो क्या कहता है, आवेश की योज्यता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आवेश की योज्यता की अगर हम बात करें तो आवेश की योज्यता का जो नियम है वो कहता है, जैसे मान के चलो एक ये वस्तु है, इसमें यहाँ पर -2 कूलम आवेश है, यहाँ पर प्लस का 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर प्लस का 6 कूलम आवेश है, यहाँ पर माइनस का 1 कूलम आवेश है, और यहाँ पर प्लस का 5 कूलम आवेश है, और यहाँ पर माइनस का 3 कूलम आवेश है। तो यानी ये एक वस्तु है या एक निकाय है, इस निकाय में अलग अलग आवेश है, कोई प्लस का है कोई माइनस का है, और हर वस्तु में कोई प्लस का होता है कोई माइनस का होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वो जो आवेश होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस का है, कोई माइनस का है, कोई प्लस का है, कोई माइनस का है, हर जगह ये अब बिखरे हुए हैं। तो आवेश की योज्यता का नियम कहता है कि किसी वस्तु में या किसी निकाय में जो कुल आवेश होगा, अभी यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ेगा कि कुल आवेश कितना है, तो वही आवेश की योज्यता का नियम कहता है कि किसी निकाय में जो कुल आवेश होगा
वो उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब बीजगणितीय योग क्या है? बीजगणितीय योग का मतलब यही है कि ये जो साइन लगे हुए हैं प्लस का है तो इसे हम प्लस का रखेंगे, अगर ये माइनस का है तो इसे माइनस का ही रखेंगे, अपनी तरफ से हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। किस तरीके से? ये इसमें कुल अगर हम पता करें कि इस निकाय में कुल आवेश कितना होगा आवेश की योज्यता के नियम के अनुसार, तो हम कैसे लिखेंगे? माइनस का 2 कूलाम आवेश, तो ये प्लस का है तो प्लस का 3 कूलाम आवेश, फिर ये प्लस का है तो प्लस का 6 कूलाम आवेश, फिर ये माइनस का है तो माइनस का 1 कूलाम आवेश, फिर ये क्या है? माइनस का है 3 कूलाम आवेश, और फिर ये प्लस का 5 कूलाम आवेश। तो ये हो गया। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और हमें पता चल जाएगा कि इस जो ये जो निकाय है इसमें कुल कितने आवेश उपस्थित हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर काउंट करें तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का, और फिर 6 5 11, और फिर यहाँ से अगर देखें तो माइनस के 3 हैं, यानी 11 प्लस के 11 कूलाम आवेश और माइनस के 3 कूलाम आवेश। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस के 8 कूलाम आवेश इस पूरे निकाय में है। कितने हैं? कितने कूलाम आवेश है? प्लस के 8 कूलाम आवेश। तो आवेश की योज्यता का नियम यही कहता है, और परिभाषा भी आपको अच्छे से मिलेगी, साथ में एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। अब हम बात करते हैं आवेश का गति का आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसकी अगर हम बात करें तो जैसे एक ये वस्तु है, अभी ये क्या है? रुकी हुई है, ये क्या है? स्थिर है, और इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, यानी हर निकाय में कुछ ना कुछ आवेश होता है, तो इसमें भी मान के चलो 5 कूलाम आवेश उपस्थित है। अब ये रुकी हुई है तो इसमें 5 कूलाम आवेश है। अब हम इस वस्तु को क्या कर दिए? गति दे दिए। इस वस्तु को क्या कर दिए? गति दे दी या ढकेल दिए। अब ये दौड़ने लगी, तो क्या इसमें कुछ चेंज होगा? आवेश घटेगा या बढ़ेगा? तो अगर गति में होगी तब भी इसमें कितने कूलाम आवेश रहेगा? 5 कूलाम आवेश रहेगा। यानी गति का आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, गति का या वेग का आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे रुकी हुई हो तब जितना आवेश है उतना ही आवेश उसके गति या वेग उसमें उत्पन्न होने पर उतना ही आवेश रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये थे 5 आवेश के मूलभूत गुण, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके अच्छे से आपको मैं समझाया हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार अच्छे से आप रिवीजन करें और इन्हें नोट डाउन करें। देखिए, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, एक हाथ से केवल थप्पड़ लग सकता है, और थप्पड़ आपका पापा का लगेगा। कब लगेगा? जब एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। अभी टाइम है, ये मत सोचना कि 1-2 महीने 2-4 महीने बचेंगे तब मैं कुछ कर लूँ, तो 2-4 महीने से कुछ नहीं होता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये नहीं कि आप लेकर आए ड्रम भर पानी लौट दिए, पता चले घड़ा ही साफ हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बूंद बूंद जोड़नी है और बूंद बूंद से ही घड़ा भरना है। अब हम चलिए समझते हैं इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण नियम, जिसे बोलते हैं कूलाम का नियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेक्चर है आज की वीडियो का, इस वीडियो में हम कूलाम के नियम को समझेंगे। बाकी जो टॉपिक रहेंगे उसे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैं इतना प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं वीडियो तो लंबी बना सकता हूँ, लेकिन आपको नोट डाउन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कम थोड़ा हम पढ़ते चलेंगे सभी सब्जेक्ट को, और नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना बने और आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकें, और अपने जो अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी आप देख सकें। चलिए अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। उन्होंने 1875 में, कब ये कूलाम का नियम दिया था? 1875 में। ये डेट आपको याद रखनी है, नहीं भी याद होती है तो अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आप जब भी ये कूलाम का नियम पूछा जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार रखना है। आगे जो टॉपिक आएगा गोस की प्रमेय, फिर विद्युत जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो संबंधित टॉपिक्स होंगे उनमें इसका उपयोग कूलाम के नियम का होगा, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार करना है। आसान शब्दों में समझेंगे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। जो जब अभी तक इतना समझ लिए बिल्कुल आसान तरीके से, इसको भी आसान तरीके से घोल के पी जाएंगे। तो 1875 में नियम दिया किसने? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको पूरा नाम याद है तो ठीक है, क्योंकि जब आप लिखेंगे, अगर इतना लिख देते हैं तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे, कोई पूछ लिया तो भी आपके लिए सही रहेगा। तो कूलाम का नियम किसने दिया और कब दिया? 1875 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम ने दिया। डी केवल यहाँ पर ऐसे शॉर्टकट में डी कूलाम ने दिया। अब डी कूलाम ने जो दिया नियम, वो नियम क्या कहता है? जैसे मान के चलो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, ये प्लस का है और ये माइनस का, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, यानी कुछ दूरी पर तो रखे होंगे, दूरी पता होनी चाहिए।
तो कूलाम का नियम कहता है कि जब भी कोई आवेश, दो आवेश एक दूसरे के पास रखे होंगे तो उनके बीच जो बल कार्य करता है भी देखा हमने, यानी दो आवेशों के मध्य बल कार्य करता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, या तो उनमें आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितनी मात्रा में लग रहा है, उसका पता लगाने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक यानी चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम ने ये नियम दिया था, जिसे उनके नाम पर रख दिया गया कूलाम का नियम। वो नियम कहता है कि जब भी आवेश होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, यानी ये दौड़ भाग नहीं कर रहे हों, ये बिल्कुल क्या हो, स्थिर हों, तभी हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि दौड़ भाग में क्या होगा कि इनकी दूरियां जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, दूरी चेंज होगी तो उसके हिसाब से इन पर जो इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ये कैसे होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, या इन्हें हम ऐसे बोल सकते हैं बिंदु आवेश होने चाहिए, यानी एक ही बिंदु पर टिके हुए होने चाहिए। तो अब कूलाम के नियम की थोड़ा व्याख्या करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कहता है किन्हीं, इसे आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि और इसकी पीडीएफ भी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ भी है, लेकिन जो मैं A4 साइज की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले हैं टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैं अलग से उसकी पीडीएफ बना रखा हूँ। वो भी पीडीएफ एकदम साफ सुथरी है, और दोनों पीडीएफ के लिंक आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज कि भाई थ्योरी के लिए ये और जो कूलाम का नियम है उसके लिए ये पीडीएफ है, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर यहाँ आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो किन्हीं दो आवेशों, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, मध्य यानी उनके बीच में, मध्य कार्य करने वाला आकर्षण, कौन सा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर समझिए, जब भी आप देखिए लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये आपको डायग्राम बनाना है। और बल भी यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर इनके मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अभी हमने पीछे समझा है, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पर आप बता देंगे कि आकर्षण बल कार्य करेगा या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब जो बल कार्य कर रहा है वो कितना कार्य करेगा, वो कूलाम का नियम बताएगा हमें कि कितना बल यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो अगर हम देखें किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों, यानी ये जो आवेश है इसे मान लेते हैं Q1, इसे Q2 मान लेते हैं, इसे स्मॉल q भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने देखा था, और स्मॉल q में ही आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मैं स्मॉल q ही कर देता हूँ, ताकि आप ऐसा नहीं चौंक जाएं कि यहाँ तो स्मॉल q है और सर ने तो कैपिटल q बता दिया। तो ऐसा आपको चौंकने की जरूरत नहीं, हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसे Q1 दे दिए और इसे Q2 दे दिए। अब आकर्षण बल उन आवेशों के, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, यानी इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको डिराइव करते हैं, क्या फॉर्मूला निकलेगा वो समझ लेते हैं। तो देखें अगर, तो नियमानुसार लिखेंगे, नियमानुसार अगर देखें तो जो F है बल को, यानी फोर्स को किससे, F से दर्शाते हैं। F समानुपाती है Q1 और Q2 के। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये पहला हम समीकरण कर देंगे, ये समीकरण पहला, क्योंकि यही तो कह रहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो इन आवेशों के गुणनफल के क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये, और इनके अनुक्रमानुपाती हो गया। और दूसरा जो कह रहा है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो जो बल है उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के, आर के बीच की दूरी क्या है, आर का वर्ग कर दिया और इसके व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में उसे कर देना, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण दूसरा बन गया। अब लिखेंगे समीकरण पहले व दूसरे से। तो समीकरण पहले और दूसरे से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये समानुपाती है, यानी ये ऊपर आ जाएंगे डायरेक्टली इनटू में, और ये बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, F समानुपाती Q1
Q2/r², ये हो जाएगा। अब सबको पता है कि जो ये साइन है अल्फा मत समझना, ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाने पर कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पर इसको हटाने के बाद नियतांक आता है F बराबर K/Q1/r², ये नियतांक आ जाएगा। अब ये जो नियतांक आया है, अब इस नियतांक का कुछ ना कुछ मान होगा, या इसको और तरीके से लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये और यही मेन फॉर्मूला है, और यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स भी इस पर भर भर के पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई दो आवेश देगा, बोलेगा इनके मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो कार्य कर रहा है वो कितना बल कार्य कर रहा है, ये। अब बल का मात्रक आप सभी को पता होगा कि बल का मात्रक क्या है। मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अब ये बल निकल के आ गया, अब बल निकल के आ गया। अब अगर अभी ये जो है ये पूरा इसका मान कितना है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम सबको कैलकुलेट पाई का मान रखें एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये सब अगर रखने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब इसके मान की अगर हम बात करें तो 1/4 पाई यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे करके सब कुछ वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, यहाँ पर आपको समझना है। एप्सिलॉन नॉट इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका मान होता है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये मान आपको रखना पड़ेगा। तो ये आपको मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यूज करना है। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, पाई तो हम जानते हैं क्या है भाई, पाई तो आपको पता ही होगा, पाई का एक मान भी होता है 22/7। तो एप्सिलॉन नॉट की अगर बात करें तो ये निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अगर नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप सुन ही रहे हैं। तो ये था कूलम्ब का नियम। किसने दिया, कब दिया, 1875 में चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने दिया। उन्होंने बताया ये जो नियम कार्य करेगा वो रुके हुए आवेशों के मध्य कार्य करेगा, ऐसा नहीं आवेश दौड़ रहे हैं, दौड़ने पर इनकी दूरी चेंज होगी तो इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। अब नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा उनके बीच की जो दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर दो समीकरण बने, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला कि भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी ऊपर आ जाएगा, और ये बटे में है तो नीचे चल जाएगा। तो F समानुपाती Q1 Q2/r² हो गया। फिर F बराबर समानुपाती का साइन हटाने के बाद K आ गया, K आया तो K Q1 Q2/r² हो गया। अब K की जगह पर हम ये रखते हैं, यानी K का मान ये है, तो हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फिर हमने देखा कि भाई न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें इसका मान जरूरी है, तो हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। फिर देखा कि जो एप्सिलॉन नॉट है पाई हुई तो सब कुछ हमें पता है, Q1 Q2 क्या है, आप क्या है पता है भाई, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जब भी आप इसे हल करने का प्रयास करें यानी न्यूमेरिकल आए तो आपको इस पूरे का मान ये वाला रखना है न्यूमेरिकल में। गलती से आप ये सोचे कि यहाँ पर मैं 22/7 रख दूं और यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान रख दूं यानी 8.85 × 10⁻12 ये रख दूं, तो ये समझिए आपके 10-15 मिनट और लगने वाले, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पर इस पूरे को कैलकुलेट करके इतना मान दिया गया है, और ये आसान भी है भाई, छोटा सा है। तो आप जब भी मान रखें तो ये पूरा मान रखेंगे, ये वाला मान या पाई का मान रखेंगे, ये वाला मान रखने का प्रयास नहीं करेंगे, इन दोनों का मान नहीं रखेंगे, पूरे का मान जितना है वही न्यूमेरिकल में आप रखेंगे। तो ये था कूलम्ब का नियम। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर इस कूलम्ब के नियम को हम किसी, जैसे अभी निर्वात में लगा रहे हैं, निर्वात में कि भाई यहाँ पर बिल्कुल खाली है हवा में, लेकिन अगर हम इसे किसी माध्यम में लगाएं जैसे पानी में हो गया, तेल में हो गया, तो इस पर इस कूलम्ब के यानी जो बल लगेगा इन दोनों के मध्य उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये भी पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कौन सा इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य कर रहा है बल, वो आकर्षण बल हो जाएगा। तो अभी इसको माध्यम में रखने पर यानी इन आवेशों को किसी माध्यम में अगर हम रख दें, जैसे मान के चलो इसमें तेल भर दिया,
तो अब इसमें इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा। जैसे आकर्षण बल कार्य कर रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य है, ये कम होगा या ज़्यादा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी जो आवेश थे उनको किसी माध्यम में रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, इनके बीच की दूरी R है और इनके मध्य क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे इसमें हमने भर दिया तेल, पानी भी भर सकते हैं या कांच है मान के चलो ये, ठीक है। हवा की जगह इसमें कुछ हम भर दिए, निर्वात था यानी हवा थी वहाँ पर, और अभी हम यहाँ पर कुछ माध्यम दिए हैं सॉरी, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया या कुछ भी घोल हो गया, उसमें रख दिए, कांच में रख दिए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर हम आवेशों को किसी माध्यम में रखें, किसी माध्यम में रखें तो बल जो कार्य करेगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इनके मध्य फिर बल जो लग रहा है वो बल कम कार्य करेगा, यानी कम मात्रा में बल लगेगा। और एक नया फॉर्मूला बनेगा एफएम। एफएम क्या है? मीडियम। एम क्या है? मीडियम। यानी बल जो लग रहा है अब कब कहाँ लग रहा है? किसी माध्यम में लग रहा है। तो एफएम बराबर क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पर के आ जाएगा कि हमने मान लिया कि जो माध्यम है वो क्या है? माध्यम क्या है? के माध्यम है। के माध्यम में हमने रखा है, तो ये माध्यम कम करेगा बल को जब हम बटे में रखेंगे तब। तो ये Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा, और ये एक नया बल होगा जब हम माध्यम में आवेशों को रखेंगे। तो ये था कि आवेशों को अगर हम माध्यम में रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव यही पड़ेगा कि आवेशों के मध्य बल कार्य कर रहा है वो कम हो जाएगा। अब इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप बहुत बड़ा है, मतलब समझने के लिए डिराइव करने और पूछा बहुत कम जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे न्यूटन समझाते हैं। अब समझाते क्या है, उनका नियम है, उन्हीं के नियम के आधार पर, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उनके आधार पर हम समझते हैं कि आवेश जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप यानी वेक्टर रूप क्या है। बात करें कूलाम के नियम के जो सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म की, तो जैसे हमने आवेश दो लिए, इनके मध्य बल कार्य कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है यानी ये आवेश इस पर कुछ बल लगा रहा होगा और ये आवेश इस पर कुछ बल लगा रहा होगा, तो ये दोनों आवेश क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो इनके मध्य जो बल कार्य कर रहा है, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो वो जो होता है, जैसे मान के चलो इनके मध्य बल कार्य कर रहा है F1, यहाँ पर बल लग रहा है F1 और यहाँ पर लग रहा है F2, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 से 2 की ओर लग रहा है, तो 1 2, और ये 2 से 1 की ओर लग रहा है, यानी ये बल लगा रहा है इस पे, तो इसे 2 1 कर सकते हैं। तो ये दो बल कार्य कर रहे हैं इन दो आवेशों के मध्य। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर फॉर्म है वो कहता है कि ये जो पहला बल है, जो आवेश पर बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा ये थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये बल लगा रहा है, जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल दूसरा आवेश भी लगाएगा। जैसे न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का, जैसे हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो जितना बल हम लगाते हैं उतना ही बल वह वस्तु भी हमारे ओर लगाती है। ठीक उसी प्रकार से ये आवेश जितना बल इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये इस वस्तु पर विपरीत दिशा में लगा रहा है। विपरीत के लिए हम इसे माइनस कर रखे हैं। तो यही है वेक्टर फॉर्म कूलाम के नियम का। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बस यही समझिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी जितना बल हम लगाएंगे उतना बल सामने वाला भी लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं, यानी हम इसकी दिशा क्या है? 1 से 2 की ओर, यानी 1 पहला इधर है फिर दूसरा इधर है, तो इसकी दिशा ये हो गई। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, यानी 1 से 2 की ओर लगा रहा है, और फिर ये क्या लगा रहा है? 2 से 1 की ओर बल लगा रहा है, यानी ये ऐसे लगा रहा है, और ये वाला जो लगा रहा है वो ऐसे बल लगा रहा है। तो यानी जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल ये लगा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नियम का जो सदिश रूप है, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कूलाम के नियम से जितने भी तथ्य इंपॉर्टेंट थे सब कुछ बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या, इसमें कुछ बचा ही नहीं है कूलाम के नियम में। अब जो आने वाले टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो मैं बता दिया हूँ कि PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए मैं यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करा देता, लेकिन यूट्यूब पर PDF का कोई ऑप्शन नहीं है प्रोवाइड कराने के लिए, और अभी तक जितना मैं जानता हूँ मेरे को पता भी नहीं है कि कैसे प्रोवाइड कराया जाए। तो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे, दोनों PDF, कूलाम के नियम की अलग PDF मिलेगी और जो आपकी थ्योरी समझाई है उसकी PDF अलग मिलेगी। तो दोनों PDF को डाउनलोड करके आप नोट डाउन करने का प्रयास करें। नोट डाउन करेंगे तो आपका रिवीजन होगा तो आपके दिमाग में अच्छे से टॉपिक बैठ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मोर वीडियो के लिए, मोर का मतलब ज़्यादा वीडियो के लिए, और ज़्यादा वीडियो आएंगी तो आपके लिए अच्छा ही होगा।
और हम यही सोचते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताएँ। जब सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं से पढ़िए। आप पढ़िए, समझिए, जहाँ अच्छे से समझ में आ रहा है और बिल्कुल जब फ्री में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, फ्री पीडीएफ्स आपको दी जाएँगी और डेली प्रोवाइड भी करा रहा हूँ वीडियो के साथ में पीडीएफ। मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। अभी अगर आप देना चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएँ। चैनल के कहाँ जाएँगे? चैनल के अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। अभी देख लीजिए आप कितना स्कोर कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में 30 मिनट हैं, इंग्लिश में 50 हिंदी में 30 मिनट और बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री में 50-50 मिनट हैं। मैथ के भी क्वेश्चन हैं, अगर आप दे सकते हैं तो अभी टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ₹1 चार्ज नहीं होने वाला है। सब कुछ आपको जब फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल से आप जुड़ जाइए। क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम अभी नज़दीक नहीं, लेकिन अभी अगर आप भटक गए, तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, यानी आपके मार्क्स खराब होने वाले हैं। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हैं, टॉपिक वाइज़ जो बताया जाता है समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।